हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैग के बारे में। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने यूपीएससी तथा स्टेट पीएससी जो राज्यों की लोक सेवा आयोग होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उससे आते हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो, किसी भी स्टेट के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। इससे हम देखेंगे इसकी नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है, निष्कासन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ स्वतंत्रता कार्य एवं उसकी भूमिका क्या है। इन सभी पॉइंटों में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसी से प्रश्न जो है अक्सर बन के आते हैं और हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों पे जितने मैंने टॉप नाम लिए हैं पॉइंट बिंदुओं के, इन सभी बिंदुओं पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इससे एक भी प्रश्न जो है आपसे छूटने ना पाए। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास की, यानी जो कैग है यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका इतिहास क्या है, आखिर ये कैसे बना, कब बना। सॉरी। तो दोस्तों, महालेखाकार का कार्यालय जो है वर्ष 1858 में, यानी जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, यानी 1858 में स्थापित किया गया। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडियन कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। यानी किसने, अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, जिसकी स्थापना 1600 में हुई थी, तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उसका जो पूरा प्रशासनिक था नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। यानी अब जो शासन उस समय पे था ईस्ट इंडियन कंपनी का था, वो समाप्त होकर अंग्रेजों ने ले लिया था। तो उसी समय जो है ये सीएजी का 1858 में कार्यालय स्थापित किया गया था। इसके बाद 1860 में, यानी ठीक 2 वर्ष बाद क्या हुआ, ठीक 2 वर्ष बाद 1860 में सर एडवर्ड डायमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, कब किया गया, 1860 में ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत में महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाने लगा। कुछ सालों बाद 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया। दोस्तों, ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप अगर कोई संस्था पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी संवैधानिक संस्था पढ़ रहे हैं, तो आपको उसका इतिहास पता होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत का जो भारत सरकार अधिनियम है 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। यानी एक स्वतंत्र बॉडी बना दी गई जो अभी भी वर्तमान में कायम है, मुक्त कर दिया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया, इसमें क्या हुआ, 1935 में आने पर संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के प्रावधान को क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया गया और क्या है उसकी, इसलिए उसकी शक्ति क्या हुई, बढ़ गई। नंबर 6 पॉइंट है कैग। अब हम बात करते हैं कैग में पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो वी नरहरि राव इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में जैसा कि हम जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर पहला जब उसको दर्जा मिला था, किसका दर्जा मिला था, केंद्र शासित प्रदेश का जब उसको दर्जा मिला था, तो उसके जो पहले उपराज्यपाल थे वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू थे। तो उन्हीं को जो है अब सीएजी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं और देखते हैं। तो भारत के एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है, यानी सीएजी कहा जाता है, यह एक संवैधानिक पद है। ध्यान रखिएगा, कैसी संस्था है, एक संवैधानिक पद है। क्यों, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। तो सीएजी एक, मैं कहीं सीएजी भी यूज कर सकता हूं और कहीं भी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी यूज करूं। अगर मैं कैग बोलता हूं तो ये हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पद है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन संविधान के 148 में किया गया है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, दूसरी बात इसका अनुच्छेद में किसमें वर्णन है, तो 148 में इसका जो है वर्णन किया गया है।
यह लोक वित्त का संरक्षण या प्रहरी के रूप साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रण करती है। यानी जो सार्वजनिक धन होता है ये उसका संरक्षक है, प्रहरी है। प्रहरी यानी जो होता है ना, चौकीदार जिसे कहा जाता है सॉरी। तो वित्त का संरक्षक है और प्रहरी भी है, यानी उसका रखवाला है, रक्षा करने वाला है। ठीक है, और साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था में इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, अब नियंत्रण कैसे होता है दोस्तों, तो हम इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि जो सरकारी धन है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो। यानी सरकारी धन का तो निकालना आसान है, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुझे कुछ पैसे मिले और मैंने उसको इस्तेमाल कर लिए तो ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए ये बताना पड़ेगा। तो CAG का काम यही है कि जो सरकारी धन है सरकार तो निकाल लेती है, ठीक है, आपने निकाल लिए, खर्च कर लिए, लेकिन अब आप हमें बताइए, CAG पूछता है कि अब आप हमें बताइए कि आपने जो पैसा सरकारी निकाला तो आपने किस लिए निकाला और उसका औचित्य क्या था। ठीक है, क्योंकि उसको सरकारी धन में निकालने में CAG का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कितना भी निकाल सकती है और कितना भी खर्च कर सकती है, लेकिन कहाँ कहाँ खर्च किया गया, किस किस में मद में खर्च किया गया और जिसमें करना था क्या उसी में खर्च किया गया, यही काम है CAG का। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे आप इसको इस तरह समझिए, बाकी जो है हम बात करेंगे आगे, इसके जो कार्य हैं उसमें हम बात करेंगे। यानी इस तरह से क्या हुआ, ये सरकारी जो धन है उसका वित्त है, उसका क्या है, लोक वित्त का ये संरक्षक है, प्रहरी है। तो ये तो दोस्तों, ये अगर मेंस में लिखने को आता है तो आप ये छोटा सा 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति कैसे होती है और इसका कार्यकाल क्या है। तो दोस्तों, भारत का जो नियंत्रक कैग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, जो भी पहले हो तक रहता है। ठीक है, अभी हमने UPSC के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात की थी, चुनाव आयोग के बारे में भी बात की थी, सबकी सेम है, जो राष्ट्रीय स्तर पे है उनकी सेम है, लेकिन कुछ में अंतर है, जिसमें मैं जो अंतर है मैं उनमें बताता चलूँगा। तो अभी चुनाव आयोग की और सॉरी UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, इन सभी की क्या है, नियुक्ति कितनी होती, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पे ये तक रहते हैं। इससे पहले भी CAG के अध्यक्ष जो हैं राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये मतलब अगर उनको लगता है कि मैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है या किसी अन्य कारणों से मुझे लगता है कि मुझे इस पद पे नहीं रहना है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके वो त्यागपत्र दे सकते हैं। तो यहाँ एक चीज़ समझ में निकल के आई कि CAG एक संवैधानिक पद है, संविधान में 148 में इनका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति और सार्वजनिक धन का ये रक्षा करते हैं, साथ ही ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल इनकी जो है ये तक ये रहते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया कैसे जाता है। ठीक है, अभी तक तो ये था कि उन्होंने अपने आप स्वेच्छा से त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे दिया, लेकिन अब इन्हें हटाया कैसे जाएगा। मान लीजिए कि इन्हें कुछ, क्योंकि सभी जितने व्यक्ति चाहे राष्ट्रपति हों या उपराष्ट्रपति हो, सबको ऊंचे ऊंचे पद जरूर हैं, लेकिन इनको हटाने के भी प्रावधान बने हुए हैं। इनको किस तरह से, क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियां होती रहती हैं, इसलिए जो है हटाने के सभी के प्रावधान बने हुए हैं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी हटाने का प्रावधान है। कैसे प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी तरह हटाया जाता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब उन्हें कैसे हटाया जाता है, तो दोस्तों उन्हें हटाने की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, एक शब्द होता है महाभियोग। तो दोस्तों महाभियोग के द्वारा केवल राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में महाभियोग मिलेगा तो आप ऑप्शन में महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली मोटे तौर पे हम देखें तो महाभियोग केवल राष्ट्रपति जी के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तब इन्हें हटाया कैसे जाता है, तो संसद में दोनों सदनों में, ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा, यानी संसद में जितने व्यक्ति उपस्थित, जितने सदस्य हैं और जितने सदस्य उसमें उपस्थित है उनका जो मतदान होता है, और 2/3 मतदान से अगर वो पारित हो जाता है तो दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर जो है उन्हें हटाया जा सकता है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, इनका हटाने की प्रोसेस वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है, यानी संसद के दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हो जाए, दोनों सदनों की बात कर रहा हूँ, संसद के दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए इनको हटाने का, तो इनको दुर्व्यवहार या कदाचार या अयोग्यता के कारण इन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है,
दोनों सदनों में जरूरी है, एक सदन की बात नहीं है, दोनों सदनों में। दोस्तों कुछ कुछ दिनों पहले, या मैं बताऊँ कुछ साल पहले, कोलकाता के जो न्यायाधीश थे उनको हटाया, जो वहाँ के न्यायाधीश थे, हाई कोर्ट के जज थे, उनको हटाया गया था। तो उन्होंने जो है लोकसभा और राज्यसभा में नहीं जा पाए थे, लोकसभा से ही जो है उनके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, यानी ये प्रोसेस को दोहराया गया था। और जैसे ही उनका प्रस्ताव राज्यसभा में आने वाला था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, यानी उनको महाभियोग लगाने की नौबत आ गई थी, तो उन्हें उसी विधि से हटाया गया था। इसके अलावा सिक्किम के जो है सिक्किम हाई कोर्ट के भी जो है जज थे, उनको भी जो है इसी प्रोसेस द्वारा हटाया गया था। तो ये समझिए कि लगभग जो है, जो उच्चतम न्यायालय के या जो जज होते हैं, ठीक है, या हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जो उनकी हटाने की प्रोसेस है, वो प्रोसेस के द्वारा ही सीएजी को हटाया जाता है, सीएजी के अध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में जो उपस्थित सदस्य हैं, उनके 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने बात की कि इनको हटा दिया जाता है, पर हटाता अंततः कौन है? राष्ट्रपति ही हटाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाते हैं। क्योंकि जब अगर संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, तो फिर उनको हटाएगा कौन? ये फिर प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी हटा देते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब मैंने इसके पहले भी बात की थी, चुनाव आयोग की बात की थी, मैंने बात की थी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष सदस्य हैं, उनको कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है, यानी जो इनके कार्यकाल के दौरान इनको स्वतंत्रताएं प्राप्त है, यानी आप जबरन हटा नहीं सकते, इनकी छुट्टियों वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकते। तो ये उनकी स्वतंत्रताएं हैं। अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं सीएजी को भी प्राप्त है, उस पर जो है हम चर्चा करते हैं। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ व्यवस्था प्रावधान किए गए हैं। अब कौन कौन से प्रावधान हैं, चलिए देखते हैं। कैग को संविधान में वर्णित नियमों के तहत ही राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी हर कभी भी नहीं हटाया जा सकता, कि मतलब उनकी नियुक्ति हो गई है, अब राष्ट्रपति जब चाहे जब हटा दे, ये बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यानी उनको हटाया नहीं जा सकता। हटाया क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उनके प्रसाद पर्यंत पे कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, उनको संविधान में निश्चित किया गया है कि आप इतने अगर नियुक्त हैं तो आपको 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल के दौरान ही आपको हटाया जाएगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पे वो काम नहीं कर सकते। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति की डिपेंडेंसी है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे जब उन्हें हटा सकता है। जैसे एक अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करता है, यानी राष्ट्रपति जी जब चाहें जब उनको हटा सकते हैं। लेकिन सीएजी में ऐसा नहीं है, या ये एक प्रकार की स्वतंत्रता हुई। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद पर भारत सरकार हो या राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं कर सकते, यानी ग्रहण नहीं कर सकते। यानी एक बार रिटायर हो गए तो दूसरा, चाहे भारत सरकार का कोई जॉब हो या नियोजन हो या राज्य सरकार का हो, वो दोबारा जॉब नहीं कर सकते। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के साथ और अध्यक्ष के साथ भी यही प्रावधान था। दोस्तों जिस तरह ये आयोग है जितने ये संवैधानिक संस्थान हैं, इन पे जो है आप ऐसे कंपेयर करके अगर याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, जैसे मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 3rd नंबर है दोस्तों, जितने मैं आपको बताता चल रहा हूँ, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट के जो पीएससीएस हैं वो उनके अध्यक्ष सदस्य हों, या सीएजी हो या चुनाव आयोग हो, इनके आप बारंबार एकदम क्रम वाइज इनके नोट्स बनाते चलिए, रिवीजन में बहुत काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया हुआ कुछ समय तक ही याद रहेगा, इसके बाद बिल्कुल भूल सकता है। तो इसलिए जो है क्रमबद्ध और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और मेंस जब आप लिखेंगे तो ये सब चीज़ें याद आएंगी आपको। और मेंस में क्योंकि आप कितना भी, मतलब ह्यूमन बींग्स है, कोई भी कितना भी पढ़ ले, पर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताई हुई और अपनी नोट्स की वो चीज़ ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि अपना पद छोड़ने के बाद किसी भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, भारत सरकार, किसी भी नियोजन में कार्य नहीं कर सकते। 3rd नंबर है इनका वेतन एवं अन्य भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित होती है। इस मतलब किसी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं होती, संसद निर्धारित करती है। इनके जो वेतन भत्ते हैं भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं और वेतन भत्ते संसद निर्धारित करती है। दोस्तों एक एक प्रश्न ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और अक्सर इनसे प्रश्न जो है बनते हैं और पूछे जाते हैं।
चलिए आगे आगे देखते हैं। एक बार पद में नियुक्ति हो जाने के बाद इनके वेतन, छुट्टी, पेंशन किसी भी प्रकार आयु निवृत्ति की आयु में किसी प्रकार में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब ये है कि एक बार ये इनकी नियुक्ति हो गई तो आप जो भी मापदंड है, प्रावधान है, इनकी सेवा शर्तें हैं, वो दोबारा आप उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इनको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। 5th नंबर का है, उसकी प्रशासनिक शक्तियां भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, ठीक है, क्या जब उनकी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में जो सेवारत यानी इन दोनों विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अगर उनमें कुछ भी सेवा शर्तें आपको जोड़नी है, राष्ट्रपति जोड़ना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सीएजी से परामर्श करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक शक्तियाँ भारतीय लेखा एवं परीक्षक एवं लेखा विभाग के हेड कौन है? सीएजी हैं। और जब सीएजी हैं, अगर उनके कर्मचारियों की अगर आप इस तरह से कुछ भी आप चेंजेस सेवा शर्तों में चेंज करेंगे तो आप एक बार उनसे परामर्श करना पड़ेगा। 6 नंबर है, उनके कार्यकाल का प्रशासनिक व्यय, उनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों का जिसमें सभी वेतन भत्ते पेंशन शामिल है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, जिन पर संसद मतदान नहीं कर सकती। जैसा कि अभी मैंने ऊपर पॉइंट में बताया कि अगर कुछ भी परामर्श करना होगा, उसी प्रकार जो कर्मचारी वहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जो उसके कार्यालय यानी जो कैग के कार्यालय में प्रशासनिक व्यय हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, उसमें जो कार्यालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके वेतन पेंशन जो भी सारी चीज़ें शामिल हैं, तो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, यानी वहाँ से पैसे उनको भी दिया जाएगा, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का संसद मतदान नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता उनको कार्य के दौरान प्राप्त है। अगला है, इस तरह से जो है इतनी इनको 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं कैग के कार्यों के बारे में, यानी आखिर करता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है कैग भारत की संचित निधि। ठीक है, मैंने बताया था पिछले उसमें भी, एक बार पुनः बताता हूँ कि संचित निधि क्या होती है। भारत सरकार का एक प्रकार का खजाना है, जिसमें से जितने सारे टैक्स होते हैं, सारे टैक्सों का पैसा उसमें जमा होता है। इसके अलावा जो बाहर से अगर हम कहीं से ऋण लेते हैं या उधार लेते हैं, उसका पैसा भी जो है संचित निधि में ही जमा होता है। ठीक है, तो भारत कैग क्या करता है, भारत की संचित निधि तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि संबंधित खातों के सभी प्रकार के खातों के परीक्षण करता है, यानी जांच करता है। एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो भारत की जो संचित निधि है, राज्यों की संचित निधि है तथा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा है, यानी पौंडीचेरी में है, इसके अलावा कहाँ है, दिल्ली में विधानसभा है, अब जम्मू कश्मीर में भी हो गई है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ विधानसभा है, इसकी जो संचित निधि है, इससे संबंधित सारे खातों की जांच कौन करता है, कैग करता है। ठीक है, एक बार पुनः मैं रिपीट करता हूँ, भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि, साथ ही साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है, वहाँ की जो संचित निधि है, उनसे संबंधित जो भी खाते, सभी प्रकार के खातों का परीक्षण करना, ठीक है, कौन करता है, कैग करता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है भारत की आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि क्या होती है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं एक बार पुनः बताता हूँ। आकस्मिक निधि वो निधि होती है जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है, और कभी भी अल्पकालीन अगर पैसे की आवश्यकता होती है जिससे धन निकाला जा सकता है, इसके बाद जब पैसा आ जाए तो उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की आकस्मिक निधि तथा भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि। ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि तो ठीक है, तो भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की जो आकस्मिक निधि है, सार्वजनिक खाते से होने वाले व्यय का परीक्षण करना। ठीक है, यानी भारत की आकस्मिक निधि और जो राज्यों का आकस्मिक निधि है, उनसे जो खर्चे हुए हैं उसका परीक्षण करना। परीक्षण करना इसका मतलब ये कि ठीक है, आपने आकस्मिक निधि से पैसा निकाल लिया, कोई बात नहीं, आपने खर्च भी कर लिया, लेकिन अब इसके बाद काम स्टार्ट होता है कैग का। कैग का काम ये स्टार्ट नहीं होता है कि संचित निधि है वहाँ से पैसे। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ कि जो इंग्लैंड का यानी जो ब्रिटेन का जो वहाँ की संसद है, वहाँ पे कैग की बहुत महत्वपूर्ण है, यानी वहाँ से पैसे निकालने के लिए भी आप कैग से पूछना पड़ता है। ठीक है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है। अगर कैग है, कैग का काम केवल इतना है कि आपने संसद ने पैसा निकाल लिया है, खर्च भी कर लिया है, लेकिन खर्च कहाँ कहाँ किया है, किस किस मद में किया है, जिसमें ज़रूरत थी क्या उसी में किया है, इन सभी खातों का परीक्षण
परीक्षण करना कैग का काम है। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट्स को पढ़ा, अब थर्ड पॉइंट को हम देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को किसी भी विभाग में, ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के किसी भी विभाग में सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करना। ठीक है, इसको इसलिए ऑडिटर जनरल कहा जाता है, यानी ऑडिट करता है ये। ठीक है, परीक्षण करता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये करता है कैग। फोर्थ नंबर है वह सभी निकाय प्राधिकरण, ठीक है, सभी निकाय प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों को से अनुदान मिलता है, यानी कुछ ऐसे निकाय बने हैं, केंद्र शासित प्राधिकरण बने हैं, कुछ ऐसे एनजीओ भी हैं जिनमें पूरी तरह से 100% अनुदान दिया जाता है भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उनकी क्या करता है वो, उनकी भी परीक्षण कर सकता है कौन? सीएजी। तो सरकारी कंपनियां हैं तथा संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने नियमों और निकायों के आय व्यय के परीक्षण कर सकता है। ठीक है, यानी वह सभी निकाय प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, सरकारी कंपनियां तथा संबंधित कानूनों द्वारा अगर आवश्यक होने पर नियमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण कर सकता है। ठीक है, क्यों क्यों कर सकता है? क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा उसको अनुदान दिया गया है। अब भारत सरकार या राज्य सरकार जब अनुदान देती है तो कहाँ से देती है? जनता का पैसा ही होता है। ठीक है, इसी जनता के पैसा का क्या करना है? इसी का तो संरक्षण करना है, इसी का तो उसको देखना है, मतलब मॉनिटरिंग करनी है, प्रहरी का काम करता है, यानी जनता का पैसा है, अब देखना तो पड़ेगा ही उसको। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निवेदन किए जाने पे, ठीक है, वह किसी भी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है। जैसे स्थानीय निकाय, मान लीजिए राष्ट्रपति चाहते हैं कि इस संस्था का या इस निकाय का ऑडिट होना चाहिए, तो अगर वो राष्ट्रपति उनसे निवेदन या उनसे कहेंगे कि आप इसका ऑडिट कीजिए, तो सीएजी या कैग उसका ऑडिट करता है। ठीक है, इसी प्रकार राज्यपाल भी जो है किसी भी संस्था का ऑडिट करने के लिए निवेदन सीएजी से कर सकते हैं और सीएजी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी उसका कार्य है। 6 पॉइंट है, केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे गए आएंगे यह राष्ट्रपति को सलाह देना, यानी केंद्र और राज्य के जो खाते हैं किस प्रारूप में रखा जाएगा। ठीक है, रखेंगे तो ये इसकी सलाह कौन देगा? ये सलाह देंगे कैग, तो राष्ट्रपति को ये सलाह देते हैं। अगला देखते हैं, केंद्र के खातों संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट, केंद्र के जो खाते से संबंधित अपनी जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट, राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदन पर रखते हैं। यानी जो वार्षिक एक रिपोर्ट होती है, तो जो कैग की वार्षिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों में उसको समक्ष रखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? संसद को, राष्ट्रपति को, या प्रधानमंत्री को, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति आएंगे, यानी राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। 8 नंबर का जो पॉइंट है वह राज्य सरकार के लेखों संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। ठीक है, यानी जो राज्य सरकार के जो ऑडिट होंगे, उनके जो लेखों का जो ऑडिट होगा, वो राज्यपाल को उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि वो राज्य सरकार के जो है लेखों का ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, जो उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाता है। ठीक है, यानी जो अगर राज्यपाल को देगा तो राज्यपाल कहाँ उसको रखवाएंगे? उस रिपोर्ट को विधानमंडल, यानी जो विधानसभा होती है उसके पटल पर रखवाएंगे। 9th नंबर पॉइंट है वह संसद की लोक लेखा समिति। संसद में बहुत सारी दोस्तों समितियां बनाई जाती हैं। समितियां क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि संसद के पास इतना सारा काम होता है, तो काम वो उतना हो पाना मुश्किल होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत सारी समितियां बनाई जाती हैं। समितियों के माध्यम से जो बहुत सारे कार्य होते हैं वो निपटाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी समितियों में से एक समिति है लोक लेखा समिति, बहुत महत्वपूर्ण समिति है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है दोस्तों? लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 22 सदस्यों में से 15 और 7 का रेशो होता है। 15 होते हैं लोकसभा से सदस्य, 7 होते हैं राज्यसभा से सदस्य। ठीक है, अब इसमें से जो 15 + 7 होते हैं, तो इनमें इनका क्या काम होता है कि जो रिपोर्ट सौंपी गई है, किसके द्वारा? कैग के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई है राष्ट्रपति जी को, और राष्ट्रपति जी ने उसको पटल पर रखवाया है किसके? संसद के। तो जो रिपोर्ट है उसकी भी जाँच होती है ना, उसकी भी जाँच होती है। तो कौन काम करता है? ये लोक लेखा समिति। ठीक है, तो वह संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में काम करता है।
दोस्तों आपने देखा होगा कुछ जगह पे ये ए आ गया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो संसद की लोक लेखा जो समिति होती है उसका मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कैग को कहा जाता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी भूमिका क्या है, किसकी भूमिका, कैग की आखिर वित्तीय प्रशासन में क्या भूमिका है। प्रश्न अगर आपके पास लिखने को आए 50 शब्दों में, कैग की वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भूमिका लिखिए, तो दोस्तों कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग का और सार्वजनिक धन का प्रमुख संरक्षक है, ठीक है। कैग यह निर्धारित करता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन के लिए धन निकाला गया है, क्या धन उसी प्रयोजन के लिए उसको उपयोग किया गया है। यानी कहने का बेसिक सा मतलब ये है कि जो पैसा सरकारी पैसा निकाला गया है जिस चीज़ के लिए, तो क्या उसी चीज़ के लिए उसको निकाला गया है जिसके लिए निकाला जाना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है कौन देखता है? ये देखता है कैग, ठीक है। इसके बाद जो है उसका धन निकासी में कोई भूमिका नहीं होती। कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का कि पैसा अगर संसद के द्वारा निकाला जाता है तो उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं होती। उसकी भूमिका कब स्टार्ट होती है? जो पैसा निकाला गया है उसको खर्च कर दिया गया है, यानी उस धन को व्यय कर दिया गया है, तब कैग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। उसको चेक करना होता है कि आखिर वो पैसा जो निकाला गया है तो किस चीज़ के लिए निकाला गया है, सही मत के लिए निकाला गया है, ठीक है। वह भारत के सार्वजनिक धन का पहरेदार या प्रहरी भी रहा जा या संरक्षक होता है। तो यही भूमिका है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और इसी बेस पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैग से संबंधित टॉपिक समझ में आया होगा। आपको अगर कुछ चीज़ें और जानना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो है पढ़ते रहें और अपना स्वयं का नोट्स बनाएं, जिससे कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। पढ़ते रहिए। नमस्कार।